हम पढ़ रहे थे बेसिक रिसर्च टर्मिनोलॉजीज। आज पढ़ने टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो 5 टाइप के होते हैं। डाइकोटोमस वेरिएबल, एट्रीब्यूट वेरिएबल, एक्टिव वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। डाइकोटोमस वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वेरिएबल्स दैट वेरी इन ओनली टू वैल्यूज, जो दो वैल्यू में वेरी करें, ऐसे वेरिएबल्स को डाइकोटोमस वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल वर्सेस फीमेल, alive वर्सेस डेड, डे वर्सेस नाइट। कोई और एग्जाम्पल डाइकोटोमस वेरिएबल की क्या हो सकती है, आप बताइए। हाँ जी, डाइकोटोमस वेरिएबल की कोई और एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रही है तो। नेक्स्ट है एट्रीब्यूटेबल वेरिएबल। बहुत सही एग्जाम्पल बता रहे हैं आप सर। Next attribute variable, a pre-existing characteristics or attributes such as age, sex, etc., which the researcher simply observe and measure. Attribute variable ऐसे variables हैं जो कि पहले से exist कर रहे हैं और researcher ने सिर्फ उनको observe करना है और measure करना है।
जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, रिसर्चर खुद से नहीं क्रिएट कर रहा है, रिसर्चर सिर्फ इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्टिव वेरिएबल कौन सी है? वेरिएबल that do not exist, so the researcher has to create them. Variables that do not pre-exist, so the researcher has to create them. एक्टिव वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि रिसर्चर ने क्रिएट करने होते हैं, पहले से एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, if the researcher is testing the effectiveness of four drugs on blood pressure, here all four drugs are considered a variable and varies among individuals, where different ones are taking different drugs, A, B, C और D। तो यहाँ पे जो है उसने खुद से क्रिएट किए 4 ड्रग्स को जो वेरिएबल है, जो वेरी कर रही है among individual, मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट ड्रग ले रही, वो 4 डिफरेंट ड्रग्स जो है वो रिसर्चर की खुद की क्रिएट की गई है। तो एक्टिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जो रिसर्चर खुद से क्रिएट करता है। Next are dependent and independent variables. Independent variable that is believed to cause or influence a dependent variable. Independent variable वो है जो influence करता है dependent variable को। Dependent variable that is influenced by the independent variable। और independent और dependent वो है जो influence हो रहा होता है independent variable से। जैसे कि does smoking cause lung cancer, तो स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लंग्स कैंसर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। Thus, nursing care cause rapid recovery, nursing care independent variable है और rapid recovery dependent variable है। Thus, drug cause improvement, तो drug जो है वो independent variable है और improvement जो है वो dependent variable है। और कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में हो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तो वो बताएं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की एग्जाम्पल दें।
Next है extraneous variables. Extraneous variables are undesirable variables that influence the relationship between the variables that an experimenter is examining. तो extraneous variable जो है वो undesirable variable होता है जो कि dependent और independent variable के ऊपर effect कर रहा होता है. Another way to think of this is that these are variables. They influence the outcome of an experiment. So they are not the variables, they are actually of interest. तो ये outcomes of impact कर रहे होते हैं. हालांकि इन variables को में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. वेरिएबल्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों में इंटरेस्ट होता है, उसका इफेक्ट देख रहे होते हैं, लेकिन ये तीसरा वेरिएबल आ जाता है तो इफेक्ट कर देता है आउटकम को, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए. For example, if a study focused on the effect of relaxation therapy on the perception of incisional pain, the researcher would have to control the extraneous variables such as type of surgical incision and time, amount, and type of pain medication administered after surgery to prevent their influence on the patient's perception of pain. तो इसमें अगर एक रिसर्चर देखना चाह रहा है रिलैक्सेशन थेरेपी का इफेक्ट पेन के ऊपर, तो उसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में आएंगी, वो कंट्रोल करनी चाहिए, जैसे कि टाइप ऑफ सर्जिकल इंसिजन, उसकी अमाउंट और पेन की मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस में आती हैं. अगर किसी एक का इंसिजन छोटा है और दूसरे पेशेंट का इंसिजन बड़ा है, तो रिलैक्सेशन थेरेपी जो है वो छोटे इंसिजन वाले को जल्दी रिलैक्स करेगी एज कम्पेयर टू उस पेशेंट के जिसका सर्जिकल इंसिजन जो है वो ज़्यादा बड़ा है. और इसी तरह से अगर किसी को टैबलेट फॉर्म में पेन किलर मिल रही है तो उस पर रिलैक्सेशन थेरेपी जो है वो देर से इफेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू उस पेशेंट के जिसको इंजेक्टेबल मिल रही है पेन किलर्स. तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं, इसलिए एक्सट्रीमियस वेरिएबल को कंट्रोल करना चाहिए. Extraneous variable that confound the relationship between the dependent and independent variable. Does it need to be controlled? ये independent और dependent variable के ऊपर अगर confounding relationship मतलब confuse कर देता है, confusing relationship जो है वो होता है इसके और dependent और independent variable के फेस को जो है कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है. Air pollution is an extraneous variable interfere with studying the relationship between smoking, independent variable, and lung cancer dependent variable. तो air pollution जो है वो extraneous variable है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ. इसके लंग कैंसर जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है. तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि हम देख सकें कि स्मोकिंग की वजह से ही लंग कैंसर हो रहा है या एयर पोल्यूशन की वजह से तो नहीं है. तो फिर कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप हो जाता है. एनी क्वेश्चन? अभी मैं दूसरा लेक्चर अपलोड करने लगी हूँ तो इसमें 2-3 मिनट लगेंगे. Yes, extraneous variable are not part of the study but they affect the study.
क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ बच्चों को रिसर्च प्रॉब्लम के लेक्चर में कंपेरिजन चीजों ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम करती हूँ। आइडेंटिफाई करना इंटरेस्ट एरिया ऑफ रिसर्च, डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, आइडेंटिफाई करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग गुड रिसर्च प्रॉब्लम और फॉर्मुलेट करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है? A research problem is a question that researcher wants to answer or a problem that a researcher wants to solve. रिसर्च प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है जिसको आंसर करना होता है रिसर्चर ने, या फिर एक प्रॉब्लम है जिसको रिसर्चर जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं। Identification and formulation of a research problem is the first step of research process. रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या बनाना रिसर्च प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है। जैसे कि आप लोग अभी सबसे पहले क्या करोगे, टॉपिक सिलेक्ट करना है आप लोगों ने, तो ये प्रॉब्लम्स को रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करना, टॉपिक सिलेक्ट करना जो है वो सबसे पहला स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स such as researchers' knowledge, skills, interest, expertise, motivation, and creativity with respect to the subject of inquiry. तो रिसर्च प्रॉब्लम्स सिलेक्ट करना डिपेंड कर रहा होता है कि आपको कितनी नॉलेज है, आपकी स्किल कितनी है, इंटरेस्ट किस चीज़ से आप में, तो तभी आप जो ना एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के काबिल हो सकते हैं जब आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज हो या स्किल हो। It is believed that most of the good research studies need lot of time for selection of a research problem और बहुत सारी स्टडीज के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के लिए, ताकि आप अच्छी स्टडी कर सको। एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करोगे तो अच्छी रिसर्च होगी और अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट होगा। ये कुछ डेफिनेशन थी जो डिफरेंट ऑथर्स ने दी हुई है। कर्लिंगर ने कहा है कि प्रॉब्लम इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट that asks what relation exists between two or more variables. The answer to question will provide what is happening so in the research. तो फिर कर्लिंगर के अकॉर्डिंग ये एक इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है जिसमें दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप का पता चलता है। ठीक है, और Woodward के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम has a situation for which we have no ready and successful response by instinct or by previous acquired habit, we must find out what to do. The solution can be found out only after an investigation. और Woodward के अकॉर्डिंग ये वो प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें पहले से पता नहीं होता और हमें जो है वो सोल्यूशन को इन्वेस्टिगेट करना होता है। In other words, a research problem is an area of concern where there is a gap in knowledge base needed for professional purposes. अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो गैप है नॉलेज के दरमियान और इस गैप को फिल करने के लिए हम जो है वो रिसर्च करते हैं। गैप बिटवीन नॉलेज है जो कि नीडेड है प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के 6 कंपोनेंट है।
Number one, problem identification. What is wrong with the current situation? सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि क्या चीज़ है जो गलत हो रही है. Then number two पे background. What is the nature of the problem that reader needs to understand? नेचर क्या है प्रॉब्लम की, उसका बैकग्राउंड क्या है. नंबर थ्री पे स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम. हाउ बिग इज द प्रॉब्लम. नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड. कितने नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितने लोग जो है वो प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं. ये नंबर थ्री है. नंबर फोर है कंसिक्वेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट फिक्सिंग इट. और अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो कितना नुकसान होगा, इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे. ये नंबर फोर पे आ जाता है. नंबर फाइव पे आता है नॉलेज गैप. वन इन्फो इज लैकिंग. कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो लैकिंग है. प्रपोज सोल्यूशन. हाउ विल दिस न्यू स्टडी कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो ये न्यू स्टडी जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है. यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं. मैं रिपीट कर देती हूँ. कंपोनेंट में सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है. फिर उसका बैकग्राउंड देखेंगे. फिर उसका स्कोप देखेंगे कि इस प्रॉब्लम से कितने परसेंटेज लोग हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं. और अगर इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, अगर इसको सॉल्व ना किया गया तो क्या नुकसान हो सकते हैं. और फिर नॉलेज गैप देखेंगे, कौन सी नॉलेज गैप जो है प्रेजेंट है, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन देखेंगे. और फिर प्रपोज सोल्यूशन कि अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम. ये से कंपोनेंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सर्च प्रॉब्लम. Identification of the search problem is the first and most important step in search process. सबसे important step जो है वो ये है आइडेंटिफाई करना. Generally, a broad area is selected and then a broad topic is limited or narrowed down to a specific one sentence statement of the program. सबसे पहले जो है वो broad area select किया जाता है. ब्रॉड एरिया सेलेक्ट किया जाता है. उसके बाद उसको जो है ना नैरो डाउन किया जाता है, उसको लिमिटेड किया जाता है. This step of the search process is considered as the most difficult and challenging and need
a lot of time. A research problem may come from several sources. तो सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम कोई रिसर्च का पहला स्टेप है। सबसे पहले ब्रॉड एरिया सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसको नैरो डाउन किया जाता है, उसको छोटा लिमिटेड स्पेसिफिक बनाया जाता है। और ये बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग काम है और इसके लिए ज़्यादा सारा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। रिसर्च प्रॉब्लम में कम फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से आती है। वो सोर्सेज कौन कौन से हैं? पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, critical appraisal of literature, previous research, existing theories, social issues, brainstorming, intuition, folklore, exposure to field situations, and consultation with experts. तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई की जा सकती है। जो कि अभी तक आप लोगों ने कोई भी टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ एक ग्रुप का सिलेक्ट हुआ है और बाकी किसी ने भी कोई टॉपिक नहीं अभी तक चूज किया। सबसे पहले आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। Day to day personal experience of a research may serve as good source of ideas to formulate a research program. जो डे बाय डे हमारा एक्सपीरियंस होता है बहुत सारी चीज़ों के साथ, तो वहाँ से हमें जो है ना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। For example, the researcher observed domestic violence suffered by wives of alcoholic husbands. मतलब एक रिसर्चर ने देखा डोमेस्टिक वायलेंस देखी जिनके एल्कोहलिक हस्बैंड थे उनको वो सफर करती है, तो ये उसका डे टू डे एक्सपीरियंस की वजह से उसको एक प्रॉब्लम मिल गई। दिस एक्सपीरियंस में प्रोवाइड आइडियाज टू identity several research problems related to domestic violence against women। तो उसने जो several research problems है वो related to domestic violence भी पता चल गई, उसको उसने आइडेंटिफाई कर दी। There may be so many such life experience of a researcher which could be used to develop a research problem। तो डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस होती हैं जिनसे हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं। फिर आ जाता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। Nurses get plenty of ideas to formulate research problems from their clinical experience। नर्सेज जो है बहुत सारे आइडियाज अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से भी लेती हैं। Every curious nurse has several questions to be answered which are encountered during clinical experience। तो हर जो मुतजस्सिस नर्स होती है उसके दिमाग में सेवरल क्वेश्चन होते हैं जो कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस के दौरान उसके माइंड में आते हैं, उसका सामना होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, a nurse finds that unrestricted visiting hours in surgical wards reduce the energetic demand among post-operative patients। कि अगर विजिटिंग आवर्स जो है वो ज़्यादा कर दिए जाएँ तो पेशेंट जो है वो एनर्जेटिक डिमांड उनकी कम हो जाती है। Such clinical experience could be the source of ideas to identify a significant research problem। तो इस तरह से ये जो आइडियाज होते हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। हाँ, जैसे आप एक ने लिखा स्टूडेंट ने पुअर पेरेंट्स को द लिटरेट चाइल्ड।
हाँ, तो इसका भी आप रिसर्च प्रोग्राम बना के पूरी स्टेटमेंट तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो पुअर पेरेंट्स हैं वो इलिटरेट, उनके बच्चे हैं वो इलिटरेट होते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोग्राम, लेकिन आपने जो सर्च टॉपिक सेलेक्ट करना है वो नर्सिंग से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है। एनर्जी की डिमांड कम हो जाना अच्छा इम्पैक्ट है, क्योंकि उनकी माइंड डाइवर्ट हो जाती है, तो फिर पेन से उनकी अटेंशन जो है वो हट जाती है। तो एनर्जी की डिमांड कम हो जाना ये अच्छा इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द फ्यूचर। When we critically study books and articles relating to the subject to find interest, including research reports, opinion articles, and summary of clinical issues, pertinent questions may arise in our mind. जब हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं या आर्टिकल पढ़ेंगे तब भी हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं। आप लोगों ने भी डिफरेंट आर्टिकल पढ़ने हैं, एक टॉपिक पर आपके माइंड में है तो उससे रिलेटेड डिफरेंट आर्टिकल सर्च करें और वो पढ़ें। आर्टिकल सर्च करना मैंने बताया था, आज भी बता रखी हूँ दोबारा से। They may strike readers' mind indirectly by stimulating imagination and directly by stating what additional research is needed. For example, a nurse reads an article on the prevalence of skin-site infection among patients with external fixator. While reading this article, nurse learned that there is lack of consensus about pin-site care. जब pin-site care की केयर के बारे में तो इतना कुछ लिखा ही नहीं हुआ। प्रेवलेंस ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन का दिया हुआ लिटरेचर, तो इस तरह से आप जब डिफरेंट आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको अंदाजा होगा कि कौन सी चीज़ों के ऊपर रिसर्च हुई है और कौन सी चीज़ें रहती हैं जिनके ऊपर रिसर्च होना है। नॉलेज गैप का आपको पता चलेगा। फिर आ जाता है प्रीवियस एक्सपीरियंस। A body of knowledge would be built on a sound foundation of research findings. Usually, at the end of a research, further research problems are suggested based on the shortcoming of previous research which can be investigated. तो जब भी आप कोई रिसर्च पढ़ते हो उसके एंड में रिकमेंडेशन दी होती है कि नेक्स्ट ये वाली चीज़ करनी चाहिए, तो उससे भी आपका अगर पहले से कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि अब नेक्स्ट जो है वो कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करनी है या कहाँ पे रिसर्च करनी है। In nursing profession, not much research has been yet done. अभी तक इतनी ज़्यादा रिसर्च जो है वो नहीं की गई। Therefore, this profession needs research who are willing to replicate or repeat other studies on different samples and settings, where all the essential elements of the written studies are held intact. तो इसलिए यहाँ पे जो है ना डिफरेंट सेटिंग के ऊपर डिफरेंट रिसर्च जो है वो रिक्वायर्ड है कि होनी चाहिए। मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह से अपने आर्टिकल सर्च करने हैं। तो फिर आपने अपने टॉपिक है वो सिलेक्ट करके आर्टिकल्स भी डाउनलोड करने हैं।
सबसे पहले आप जाएंगे गूगल स्कॉलर में। यहाँ पे आपके माइंड में जो भी टॉपिक आ रहा है वो लिखेंगे। फिर इसमें से आपने जो है ना अभी वाला लेने हैं, जो भी लेंगे, लाइक सिंस 2019 टू सिंस 2020 जो आपका बेस आर्टिकल होगा वो रिसेंटली होना चाहिए। तो फिर इस तरह से आपको अपने आर्टिकल मिल जाएंगे। यहाँ सिंस 2019 से शुरू होकर 20 तक हो तो ये आर्टिकल आ गया। ठीक है, फिर इसको आप जो है वो ओपन करके पढ़ लोगे। ये सबसे पहले ऊपर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं दोबारा बता देती हूँ कि आपने जाना है गूगल स्कॉलर पे। फिर यहाँ पे अपना टॉपिक लिखना है। यहाँ फिर आप कस्टम रेंज पे जाके यहाँ पे 5 ईयर की सर्च भी लिख सकते हैं, 2015 टू 2020। फिर आपने सर्च कर, जितना रिसेंट होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा आर्टिकल। ठीक है, क्लियर हो गया। आपका जो टॉपिक होगा सेम उसी टॉपिक पे आपका बेस आर्टिकल होना चाहिए। सिर्फ उसकी सेटिंग डिफरेंट हो सकता है, वो इंडिया में किया गया हो, नेपाल में किया गया हो या किसी और कंट्री में, लेकिन बाकी सारा टॉपिक जो है वो वही होगा जो आपका होगा। आपका बस फर्क पड़ेगा कि आपने ना और भी स्टडी करनी है। तो टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना बेस आर्टिकल सर्च करना है और उसको सर्च करने के बाद आपने मुझे बताना है कि ये वाला टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया। अब अटेंडेंस लगवा देती हूँ।